हेलो फ्रेंड्स, एग्रो दर्पण क्लासेस भिलवाड़ा में आपका स्वागत है। आज हम रासायनिक अभिक्रियाओं की जो समीकरण हमने पढ़े थे नियम, उसका दूसरा वीडियो लेके आए हैं, जिसमें हमारे चौथा और पांचवा नियम रह गया था। तो वो चौथा नियम कौन सा है हमारे पास? तुल्य अनुपात का नियम। ठीक है, इसके बारे में बात करें तो ये तुल्य अनुपात का नियम सबसे पहले जिस वैज्ञानिक ने दिया था उसका नाम था रिक्टर, और उसके बाद एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था बर्जीलियस। ठीक है, इन्होंने इसको विस्तार पूर्वक इसको और व्याख्यान की इसके बारे में और बताया कि ये नियम एक्चुअल में क्या है। तो इस नियम को हम समझते हैं कि जब दो परमाणु आपस में संयोग कर यौगिक बनाते हैं तो इनके द्रव्यमान का अनुपात निश्चित होता है और यदि यह तीसरे परमाणु के साथ अभिक्रिया कर कोई तीसरा यौगिक या अणु का निर्माण करते हैं तो इनका अनुपात द्रव्यमान का सरल अनुपात होता है या उसका गुणज। ये नियम देखने में थोड़ा बड़ा है सोचने में, पर अगर हम इसको करें एग्जाम्पल लेके तो ये काफ़ी इजी है। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर हम तीन परमाणु ले लेते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इन तीनों को हम अगर अभिक्रिया कराएं तो हमारे पास तीन तरह के अणु या यौगिक प्राप्त होंगे। पहले पे हम ले लेते हैं कार्बन, दूसरे पे ले लेते हैं हाइड्रोजन, तीसरे पे ले लेते हैं ऑक्सीजन। ठीक है, अगर हम बात करें कि कार्बन और हाइड्रोजन में अभिक्रिया कराएं तो कार्बन और हाइड्रोजन अभिक्रिया कराएंगे तो इनके बीच में बनता है CH4। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अभिक्रिया कराएं तो हमको पता है कि अगर इन दोनों में अभिक्रिया होगी तो बनेगा H2O, और अगर कार्बन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराएं तो इसमें बनेगा CO2। ठीक है, हम इसमें से कोई भी दो यौगिक उठा लेते हैं, पहला CH4 और दूसरा उठा लेते हैं H2O। इसमें हम देखते हैं पहले वाले में कि CH4 में कार्बन और हाइड्रोजन का अनुपात, तो कार्बन का द्रव्यमान होता है 12 और हाइड्रोजन का होता है 4। तो अनुपात के रूप में निकालना चाहें तो कितना आएगा अनुपात? 3:1। 4 के बड़े में 3 बार, 4 के बड़े में ये 1 बार। ठीक है, दूसरे में हम लेते हैं H2O, और H2O में अगर हम बात करें कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है, तो ऑक्सीजन तो है 16 ग्राम और हाइड्रोजन कितने ग्राम है? 2 ग्राम। ठीक है, इन दोनों के अनुपात की बात करें तो हमको कितना मिल रहा है यहाँ पे? 8:1। मतलब ऑक्सीजन का अनुपात तो है 8 और हाइड्रोजन का है 1, और यहाँ पे था कार्बन और हाइड्रोजन का। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि यहाँ पे जैसे कि हाइड्रोजन का द्रव्यमान हम फिक्स कर दें और कार्बन और ऑक्सीजन जब अनुपात अभिक्रिया करें, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन जब अनुपात करेंगे तो ये तीसरा यौगिक होगा। पहला यौगिक तो हो गया CH4, दूसरा हो गया H2O। अब तीसरा यौगिक जो बनने वाला है वो होगा CO2। तो उसमें क्या होगा? उसमें अगर हम देखेंगे कि कार्बन का और ऑक्सीजन का जो अनुपात यहाँ हमको कितना मिल रहा है 3:8, या तो हमको वही अनुपात मिल जाएगा या फिर उसका गुणज मिलेगा। जैसे
इसमें हम चेक करते हैं CO2 का। तो CO2 की अगर बात करें तो कार्बन का द्रव्यमान कितना है 12, ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना है यहाँ पे टोटल 32, 16 एक का होता है, 2 का हो गया 32। अगर इन दोनों में हम अनुपात निकालें तो 12 के हिसाब से 4 के पढ़े में ये 3 बार और 4 के पढ़े में ये 8 बार। तो यहाँ पे भी हमको कार्बन और हाइड्रोजन का अनुपात कितना मिल रहा है 3:8, जो हमारे पहले ही हमको प्राप्त हो गया था। ठीक है, मतलब दो तत्व अगर आपस में अभिक्रिया करेंगे और वो 2 यौगिक बनाएंगे, अगर उसमें हम किसी का तीसरे परमाणु की बात करें कि वो तीसरा कौन सा यौगिक बना सकते हैं, जैसे C और O के केस में देखा था हमने, तो उसमें हमको अनुपात क्या मिलेगा, जो पहले फर्स्ट और सेकंड में था वही लगभग हमको तीसरे यौगिक में भी मिलेगा। ठीक है, इसको हम हो सकता है हम पहले और इस दूसरे को इसको भी कंपेरिजन करके इसका अनुपात निकाल सकते हैं। इसको करके देखते हैं। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम ले रहे हैं CH4 को और CO2 को, और हम ये चाह रहे हैं कि अगर हमारे पास इन दोनों के द्रव्यमान का अनुपात हो तो हम यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अनुपात भी निकाल सकें। तो इसके लिए हम ले लेते हैं पहले CH4। तो CH4 में हमने पहले ही देखा था कि कार्बन का 12 द्रव्यमान है और हाइड्रोजन का कितना है 4। अनुपात कितना प्राप्त हुआ था 3:1। ठीक है, अब CO2 के केस में देखते हैं CO2। तो CO2 में हम देख रहे हैं कार्बन का अनुपात कितना है 12 और ऑक्सीजन का कितना है 32। अनुपात निकालेंगे कितना प्राप्त होगा, 4 के पढ़े में 3 बार, 4 के पढ़े में 8 बार। अब ये जो अनुपात है ये तो है कार्बन का, दोनों में 12 और 12। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे कि ये अनुपात किसका है 3 और 8 कार्बन का। ठीक है, अब हम कार्बन को नहीं देखना चाह रहे हैं, हम देखना चाह रहे हैं कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिक्रिया करें, ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, तो इनका अनुपात हमको क्या मिलता है, तो हमारे लगभग वही मिलना चाहिए जो H2O में होगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे है हाइड्रोजन और यहाँ पे है 8 किसके लिए है, ऑक्सीजन के लिए। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात अगर हम देखें तो कितना मिल रहा है 1:8। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना मिल रहा है 1:8। और अगर H2O में हम कैलकुलेट करें तो देखो H2O में अगर हम देखें तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना है 2, ऑक्सीजन का कितना है 16। इसको अगर हम कैंसिल करेंगे तो वापस से कितना आ जाएगा 1:8। तो ये लगभग हमारा एकदम एग्जैक्ट आया, जो हमने 2 तत्वों से ज्ञात करके निकाला था। अपने आप हमारे पास तीसरे तत्व के परमाणुओं का द्रव्यमान का अनुपात प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये नियम कहता है कि अगर 2 परमाणु आपस में संयोग कर कोई यौगिक बनाते हैं, जैसे एक ये है और एक ये, तो उनका जो अनुपात है वो निश्चित रहता है। द्रव्यमान का अनुपात क्या रहता है, निश्चित मिलेगा हमको यहाँ पर और यहाँ पर। और अगर वो तीसरा यौगिक बनाते हैं तो उसमें भी उनका द्रव्यमान हमको क्या मिलेगा, या तो सरल अनुपात होगा या फिर उसके गुणज का होगा। तो यहाँ पे हमको कैसा मिल रहा है, इसी का सरल गुणज मिल रहा है। ठीक है, तो ये नियम यहीं तक है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हम कर सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं सल्फर ऑक्सीजन और कार्बन। इसके अनुपात में भी हम करके देखेंगे तो हमको अलग अलग यौगिक प्राप्त हो सकते हैं। पहला SO2, ऑक्सीजन और कार्बन अभिक्रिया करेंगे तो CO2, और सल्फर और कार्बन अभिक्रिया करेंगे तो SC2। तो इसमें भी हम अनुपात निकाल के इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अगला नियम पढ़ते हैं हम। अगला नियम है हमारे पास 5वां नियम, जो है गैसीय आयतन का नियम। गैसीय आयतन का नियम ये हमको दिया था गेल-लुसेक ने। ये क्या कहता है हमको, यदि हमारे पास 2 अभिकारक हैं, 2 या 2 से ज़्यादा अभिकारक, और उनकी अवस्था कैसी है, गैसीय अवस्था में है, और उनसे जो प्राप्त हो रहे हैं उत्पाद, उनकी भी अवस्था कैसी है, गैस अवस्था में। तो जब हम अभिकारकों की अभिक्रिया कराएंगे तो उनका जो द्रव्यमान आयतन का अनुपात होगा
उसी के सरल अनुपात में या गुणज अनुपात में हमारे पास क्या प्राप्त होगा, उत्पाद का अनुपात प्राप्त होगा। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच अभिक्रिया कराएं। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में अभिक्रिया कराएं। हाइड्रोजन हमारे पास क्या है, गैस, नाइट्रोजन भी हमारे पास क्या है, गैस। दोनों की अभिक्रिया कराने पे हमको मिलती है अमोनिया गैस। क्या मिलती है, अमोनिया गैस। ठीक है, इसको जब हम संतुलित करते हैं, ठीक है, जब इसको संतुलित करते हैं तो हमको देखने को मिलता है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की जो अनुपात है, नाइट्रोजन का अनुपात कितना है 1, हाइड्रोजन का अनुपात कितना है 3। तो हमको यहाँ पे NH3 में कितना अनुपात में मिलता है 2। मतलब ये हमेशा सरल अनुपात में चलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हमको कोई 1/2, 3/2 या 1.5 ऐसा कोई अनुपात देखने को मिलेगा। हमको हमेशा सरल अनुपात मिलेंगे, मतलब 1, 2, 3 या उसकी संख्या के गुणज में। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये अभिक्रिया करके क्या बना रहे हैं, हाइड्रोजन गैस, H2O गैस। मतलब यहाँ पे जो जल है हमारे पास वो गैसीय अवस्था में। ठीक है, तो इसको संतुलित करें तो यहाँ पे हमको हाइड्रोजन का अनुपात कितना मिलता है 2 और ऑक्सीजन का अनुपात कितना है 1। तो H2O का जो अनुपात है वो कितना मिल रहा है हमको 2। मतलब हमेशा अगर गैस समान ताप और दाब पर अभिक्रियाएं करेगी तो उनसे जो प्राप्त उत्पाद होगा उन गैसों का अनुपात भी क्या होगा, सरल अनुपात में होगा, ना कि वो कोई भिन्न अंकों में होगा। तो यही हमारा कौन सा नियम था, गैसीय आयतन का नियम था। तो जितने हमने नियम पढ़े थे उन 5 नियम में से 4 जो नियम पहले थे वो सारे द्रव्यमान, गैस या सब पे लागू होते हैं, पर ये जो लास्ट वाला नियम है ये सिर्फ किस पे लागू होता है, जिसमें आपका अभिकारक और आपका उत्पाद दोनों ही किस अवस्था में हो, गैसीय अवस्था में हो। तो ये सिर्फ उन्हीं पे लागू होता है। बाकी द्रव्यमान वाली वस्तु पे या बोल सकते हैं द्रव या ठोस अवस्था वाले तत्वों के लिए ये नियम लागू नहीं होता है। धन्यवाद। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और मोर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।